हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास बेसिकली MCQ बेस्ड क्लास है, जिसके अंदर हम नर्सिंग से रिलेटेड ही MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन है जो कि सीक्रेट करती हैं। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं वो बेसिकली जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती हैं, जो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है, ठीक है, जो बीटा सेल्स होती हैं उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन। ठीक है, साथ में ही जो दो और सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कौन सी होती हैं? अल्फा एंड डेल्टा। तो जो अल्फा होती हैं वो सीक्रेट करती है ग्लूकागन हार्मोन सीक्रेट करती है। एंड जो डेल्टा सेल होती है, ठीक है, जो डेल्टा सेल होगी वो बेसिकली सीक्रेट करती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। क्वेश्चन में पूछा गया था जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है जो कि बीटा सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is a transparent membrane that focus the light that enters the eyes to the retina। कि कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइट जो होती है उसको आइज में एंटर करवाती है थ्रू द रेटिना। ऑप्शन है लेंस, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो आई के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि लाइट को एंटर करवाता है वो होता है कॉर्निया। ठीक है, बेसिकली जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है? इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द इरिस एंड द प्यूपिल। जो इरिस होता है आई के अंदर और जो प्यूपिल्स होते हैं उसको कवर करता है, और जो लाइट होती है उसको आइज के अंदर एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीवियर सिम्टम रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिम्टम होते हैं वो सीवियर होंगे और ड्यूरेशन क्या होगी? शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। तो उस कौन सी ऐसी इलनेस है जो कि ऐसे जो सिम्टम्स हैं उसके साथ में कैरेक्टराइज्ड है? ऑप्शन है क्रोनिक इलनेस, एक्यूट इलनेस, पेन एंड सिंड्रोम। तो जो क्रोनिक इलनेस होती है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर भी हो सकते हैं बट एक्यूट भी हो सकते हैं, बट क्या जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्यूट इलनेस, जिसके अंदर क्या होगा? जो सिम्टम्स होंगे वो तो सीवियर होंगे बट जो उसकी ड्यूरेशन होगी वो शॉर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The most important nursing intervention to correct skin dryness is, कि जो स्किन ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इनटेक एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ask the physician to refer the patient to a dermatologist and suggest the patient wear home laundered slip wear। next है encourage the patient to increase his fluid intake, use non irritating soap when bathing the patient and apply lotion to involved areas। and last option is avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्किन ड्राइनेस है उसको करेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ठीक है, कि जो पेशेंट होता है उसको अपनी जो डाइट होती है उसके अंदर उसको फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करने के लिए एनकरेज किया जाता है। साथ में ही उसको बोला जाता है कि जो सोप है जो कि इरिटेशन क्योज कर रहा है तो नॉन इरिटेटिंग सोप है उसका यूज़ करना है। और नहाने के बाद में एक पेशेंट है उसको क्या करना है, अपनी बॉडी है उसके ऊपर लोशन अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, जो स्किन की ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो एब्रीविएशंस होती हैं, जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करते हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं उसको भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ड्रॉप्स होती हैं, कि हमें क्या होता है जब हम पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें ड्रॉप्स है वो काउंट करनी होती हैं कि कितनी पर ड्रॉप्स पर मिनट में हमें जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करना है। तो ड्रॉप के लिए कौन सी एब्रीविएशन है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन है GTT एंड GTTS, DP एंड DR। तो जो ड्रॉप के लिए एब्रीविएशन यूज़ होती है वो होती है कौन सी, GTT। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट आइडेंटिफाई बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। कि कोई नर्स है जिसको कि किसी पेशेंट को मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करनी है, तो जो पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सेफेस्ट मेथड है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है आस्क द क्लाइंट हिज नेम, चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन बैंड, स्टेट द क्लाइंट नेम अलाउड एंड हैव द क्लाइंट रिपीट इट, चेक द रूम नंबर। तो सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा होगा किसी पेशेंट को पहचानने का, कि जो पेशेंट है उससे उसका जो नाम है वो पूछा जाए। तो राइट आंसर होगा आस्क द क्लाइंट हिज नेम, कि जो पेशेंट है उससे उसका नाम जो है वो प्रॉपर पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करने से पहले प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स एडमिनिस्टर क्लिनजिंग एनीमा। ठीक है, कि कोई नर्स है जो कि अनीमा है वो एडमिनिस्टर कर रही है। द कॉमन पोजीशन फॉर द प्रोसीजर इज, जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो एनीमा के लिए पोजीशन है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है सिम्स लेफ्ट लेटरल, डोर्सल रिकम्बेंट, सुपाइन एंड प्रोन। तो जो अनीमा देते हैं उसके लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो होती है सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, जिसके अंदर जो अनीमा के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है और कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर बक्कल मेडिकेशन, द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड। कि कोई पेशेंट है जिसको हमें बक्कल मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करनी है। बेसिकली ये एक रूट है मेडिकेशन को देने का। द मेडिसिन शुड बी प्लेस्ड, मेडिसिन है उसको कहाँ रखा जाएगा। ऑप्शन है ऑन द क्लाइंट स्किन, जो क्लाइंट की जो स्किन है होती है उसके ऊपर, बिटवीन द क्लाइंट्स चिक्स एंड गम्स, अंडर द क्लाइंट्स टंग एंड क्लाइंट्स ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टाइवा। तो क्या है, हमें पेशेंट को बक्कल मेडिकेशन देनी है, तो जो मेडिकेशन है वो कहाँ पर प्लेस होगी, वो होगी बिटवीन द क्लाइंट्स चिक्स एंड गम्स। जो चिक्स होते हैं और जो गम्स के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ पे उस मेडिकेशन को रखा जाता है। ठीक है, और जब अंडर टंग रखा जाता है तो उसको बोला जाता है सबलिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the appropriate route of administration for insulin? कि जो इंसुलिन देते हैं उसको एडमिनिस्टर करने का सबसे अप्रोप्रिएट रूट है वो कौन सा है। ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रावीनस। तो जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके अंदर बेसिकली जो इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है वो किया जाता है कौन से स्पेस में, वो किया जाता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, कि जो फैट लेयर होती है स्किन के अंडर में, जहाँ पे सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बेसिकली जो इंसुलिन है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज ordered टू एडमिनिस्टर एम्फिसिलिन कैप्सूल TID P.O. द नर्स शुड द गिव द मेडिकेशन। कि एक मेडिकेशन जो मेडिकल एब्रीविएशन यूज़ की गई है कि किसी पेशेंट को मेडिकेशन है वो TID-PO की फॉर्म में देनी है। तो बेसिकली जो TID-P.O है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है 3 times a day orally, 3 times a day after meals, 2 times a day by mouth and 2 times a day before meals। तो सबसे पहले जो TID-PO है ये लैटिन जो भाषा होती है, जो लैटिन लैंग्वेज है वहाँ से लिया गया है। और साथ में जो TID होता है, TID का मतलब होता है 3 टाइम देना, कि कोई भी मेडिकेशन है हम उसको 3 टाइम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और जो P.O है उसका मतलब होता है कि जो पेशेंट को हम ओरली एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा 3 times a day ओरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व्स द सेंस ऑफ साइट। कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके हम अंदर किसी भी चीज़ को साइट करते हैं, देखते हैं, तो हमारी जो सेंस है वो यूज़ होती है। ऑप्शन है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो बेसिकली जो ऑस्कल्टेशन होता है वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं। जो परकशन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी की जो स्किन होती है उसको टैप करके देखा जाता है स्किन को। ठीक है, और जो पैल्पेशन होती है, पैल्पेशन हम जो स्किन है उसको टच करके देखते हैं जो पार्ट स्किन के ऊपर, और जिससे भी कोई भी जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं स्किन के ऊपर वो हमें पता चल जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें सीन करना है, किसी चीज़ को देखना है, विजुअली वो चीज़ हमें कैसी लग रही है, तो उसके लिए जो हमारी सेंस यूज़ होगी दैट इज़ इंस्पेक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंस्पेक्शन यूज़ किया जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्निक इन फिजिकल एग्जामिनेशन दैट इज़ यूज टू असेस द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री। कि जो ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री होता है उसके अंदर जो एयर मूवमेंट हो रही है उसको चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे। ऑप्शन है पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन एंड परकशन। तो हमें क्या करना है, एयर की मूवमेंट देखनी है कि जो बॉडी है उसके अंदर जो एयर मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे कि जो हमें साउंड है वो कैसी आ रही है। तो साउंड को हम कैसे चेक करते हैं, थ्रू द ऑस्कल्टेशन, कि हम सुनते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है हम उसकी हेल्प से जो एयर मूवमेंट है उसको सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स आस्क द क्लाइंट टू रीड द स्नेलन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड। कि कोई नर्स है जो कि पेशेंट को स्नेलन चार्ट होता है उसको रीड करने के लिए बोलती है। तो बेसिकली इसमें हम जो स्नेलन चार्ट को रीड करवा रहे हैं वह कौन सा ऐसा टेस्ट करवाने के लिए कर रहे हैं। ऑप्शन है ऑप्टिक, ओल्फैक्ट्री, ओकुलोमोटर एंड ट्रोक्लियर। तो बेसिकली जो स्नेल चार्ट होता है वो हम विजुअल जो एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए, जो पेशेंट की आई साइट्स होती हैं उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने भी अपना आई टेस्ट करवाया होगा तो सामने एक चार्ट लगा होता है जिसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे होते हैं, जिसका साइज़ है वो ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उनका जो साइज़ है वो मिनिमाइज़ होता चला जाता है। ठीक है, तो उसको जब पढ़वाया जाता है तो वो बेसिकली हम किस लिए करते हैं, जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उसको टेस्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द ऑस्कल्टेशन इज। कि जो ऑस्कल्टेशन की जो प्रोसेस होती है जो कि हियरिंग प्रोसेस है उसको करने के लिए हमें कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन है परकशन हैमर, ऑडियोमीटर, स्टेथोस्कोप एंड स्फेगोमैनोमीटर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्या है ऑस्कल्टेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं।
ठीक है। जो स्फाइगोमैनोमीटर है उसको जो बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बात की जाती है जब अस्कल्टेशन की, तो हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट इज द नर्स प्रिपेयर IM इंजेक्शन दैट इज इरिटेटिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। Which of the following is the best action in order to prevent the tracking of medication? कई बार क्या होता है कि जो मेडिकेशन है वो क्या होता है, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उसके अंदर इरिटेशन क्योज करती है। तो मेडिकेशन की जो ट्रैकिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड है वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन है यूज ए स्मॉल गोज नीडल, अप्लाई आइस ऑन द इंजेक्शन साइट, एडमिनिस्टर एट द 45 एंगल एंड यूज़ द जेट ट्रैक टेक्निक। तो जब हम IM इंजेक्शन देते हैं और जिसके अंदर हमें पता है कि जो क्या है वो जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ है उसको इरिटेट कर रही है जो मेडिकेशन है, तो जो मेडिकेशन होती है उसकी ट्रैकिंग को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं जेट ट्रैक टेक्निक। ठीक है, जिसके अंदर जो इंजेक्शन होता है हम उसको ऐसे जिग जो मैनर होता है उसके अंदर जो मेडिकेशन है उसको इंसर्ट करते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि जो मेडिकेशन होता है उसका जो बैक फ्लो हो जाता है उससे भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉल्स लेबर एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स लेबर के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली लेंथन्स ओवर टाइम, कि जो कॉन्ट्रैक्शंस की जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे टाइम के अनुसार वो लंबी होती चली जाएगी। देयर इज़ नो ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, द सर्विक्स इज स्टिल क्लोज्ड, द पेन इज रेगुलर इन इंटेंसिटी एंड इन फ्रिक्वेंसी। तो जो फॉल्स लेबर होता है उसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नहीं देखा जाता है, साथ में जो सर्विक्स होता है वो भी क्लोज्ड होता है, और जो पेन होता है वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इर्रेगुलर होती है। बट क्या है नहीं होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं वो टाइम के साथ साथ लंबी होती चली जाती हैं। ऐसा कब होता है, ये होता है ट्रू लेबर में। ठीक है, जो ट्रू लेबर होता है उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो टाइम के साथ में लंबी होती चली जाएंगी, बट फॉल्स लेबर में ऐसा नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू अंश्योर दैट बेबी विल ब्रीथ एज सून एज हेड इज डिलीवर्ड द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज टू, कि जैसे ही बेबी का जो हेड है वो डिलीवर हो गया है तो जो बच्चे की जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको चेक करने के लिए जो नर्स का जो प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या होगा। ऑप्शन है चेक द बेबीज कलर टू मेक श्योर इट इज़ नॉट साइनोटिक, कि जो बच्चे का है उसका बॉडी कलर देखें ताकि उसका जो साइनोसिस की जो प्रोसेस होती है, ब्लूइश जो बॉडी होती है उसको चेक किया जा सके। सक्शन द नोज एंड माउथ टू रिमूव म्यूकस सीक्रेशंस, कि जो सीक्रेशंस होते हैं उसको रिमूव किया जाए। स्लैप द बेबी बटक्स टू मेक द बेबी क्राई, कि जो बच्चे के जो बटक्स होते हैं उसके ऊपर उसको स्लैप किया जाए ताकि बेबी जो है वो रोए। क्लैम्प द कॉर्ड अबाउट 6 इंचेस फ्रॉम द बेस, कि जो कॉर्ड होती है उसको 6 इंचेस जो क्लैम्प किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे की जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको असेस करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए जो बेबी है उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल है या नहीं है, क्या किया जाता है कि जो बच्चे के जो भी सिक्रेशंस होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे के जो सक्शंस होते हैं, सक्शन नोज एंड माउथ टू रिमूव द म्यूकस सीक्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है कि जो सीक्रेशंस है हम उसको किस ऑर्डर में रिमूव करते हैं, पहले नोज़ की रिमूव करते हैं या पहले माउथ की रिमूव करते हैं। तो क्या होता है कि पहले हम माउथ की रिमूव करेंगे, देन हम नोज़ की रिमूव करते हैं ताकि जो एस्पिरेशन होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर एंड डिलीवरी डज ए प्राइमी ग्रेविडा डिफर मेनली फ्रॉम ए मल्टी ग्रेविडा,
कि जो लेबर की जो स्टेजेस होती हैं उसके दौरान कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है और जो मल्टी ग्रेविडा होती है वो आपस में डिफरेंस शो करती हैं। ऑप्शंस हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बच्चे की जो पोजीशन है, जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर ही जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसके बीच में बेसिक जो डिफरेंस है वो देखा जाता है। जो टाइम लगता है फर्स्ट स्टेज का वो दोनों के बीच में अलग अलग होता है, ठीक है। जो मल्टी ग्रेविडा होती है वो बेसिकली उसमें जो फर्स्ट जो स्टेज होती है जिसके अंदर जो सर्विक्स की डायलेशन होती है, कंप्लीट डायलेशन होती है, वो 8 घंटे के अंदर हो जाती है, ठीक है। अगर मल्टी ग्रेविडा होगी तो उसमें 8 घंटे के अंदर जो सर्विक्स है उसकी डायलेशन हो जाएगी। जबकि बात करते हैं प्राइमरी ग्रेविडा की, जो फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म दे रही है, उसके अंदर जो स्टेज फर्स्ट है वो लगभग 12 घंटे ले लेती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वहीं पे डिफरेंस है वो शो हो जाता है कि कौन सी प्राइमरी ग्रेविडा है एंड कौन सी मल्टी ग्रेविडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टमी, विच मेजर will the nurse instruct the client to follow up assist in preventing dumping syndrome। क्या है कि कोई पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है। बेसिकली गैस्ट्रेक्टमी क्या है कि सर्जरी के लिए रिमूव किया जाता है स्टमक का कंप्लीट पार्ट भी या कंप्लीट स्टमक भी या फिर स्टमक का कुछ पार्ट है जिसको हम सर्जरी के लिए रिमूव कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का डिस्चार्ज बन रहा है, तो क्या जो पेशेंट है उसको डंपिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए जो नर्स है कौन से मेजर्स हैं उसको असेस करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को। ऑप्शन है सिट इन ए हाई फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग मील्स, ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, एम्बुलेट फॉलोइंग ए मील एंड लिमिट द फ्लूइड्स टेकन विद मील्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो डंपिंग सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि इट्स ए काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि जो पेशेंट है उसको डायरिया भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, और क्या होता है पेशेंट जो है लाइट हेडेडनेस फील कर सकता है, टायर्ड होता है। जैसे ही खाना खाएगा उसके बाद में जो पेशेंट है उसको टायर्डनेस फील होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग फील होती है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि गैस्ट्रेक्टमी के बाद में जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है वो फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो डंपिंग सिंड्रोम है उसको प्रिवेंट करने के लिए नर्स है जो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि जैसे ही जो पेशेंट है वो खाना खाता है उसके बाद में जो वो फ्लूइड्स है उसको लिमिट कर देगा। तो लिमिट द फ्लूइड्स टेकन विद मील्स, खाने के साथ में जितना कम हो सके पानी लेना है, फ्लूइड इनटेक है उसको कम करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड टू डायग्नोज ए हाइटल हर्निया, ठीक है। जो हाइटल हर्निया की कंडीशन होती है उसके जो टेस्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइटल हर्निया की, तो इसमें क्या होता है कि क्या होगा जब अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक बल्जेस टू द लार्ज मसल सेपरेटिंग योर एब्डोमेन एंड चेस्ट, कि जो स्टमक का पार्ट होता है डायाफ्राम की तरफ मूव कर जाता है। हर्निया में बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो कैविटी की तरफ में आगे की तरफ में बल्ज कर जाता है, अपनी जो पोजीशन है उससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो जो हर्निया होता है, जो हाइटल हर्निया है, उसको चेक करने के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है एब्डोमिनल एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, बेरियम स्वेलो एंड लोअर जीआई सीरीज। तो क्या किया जाएगा हाइटल हर्निया को डायग्नोज करने के लिए, जो बेरियम स्वेलो होता है, ठीक है। बेरियम स्वेलो टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको एक
फ्लूइड दिया जाता है पीने के लिए, ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसके अंदर जो बेरियम होता है, बेरियम जो सल्फेट होता है वो होता है, और वो फ्लूइड है वो पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसका जो एक्सरे है वो निकाला जाता है। उसके बाद ही क्या पता चल जाता है कि पेशेंट को जो हाइटल हर्निया है वो है या नहीं है। तो हाइटल हर्निया को डायग्नोज करने के लिए जो बेरियम स्वेलो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following measure should the nurse focus on for the client with esophageal varices? कि कोई पेशेंट है जिसको esophageal varices की कंडीशन है, तो नर्स है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी। ऑप्शन है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द वेरिसेस, रिकॉग्नाइज हेमरेज एंड एनकरेजिंग न्यूट्रिशनल इनटेक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ईसोफेजियल वेरिसिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो ईसोफेजियल जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है, एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है, और स्वोलन हो जाती हैं, ठीक है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जो ईसोफेजियल वेरिसिस होती है, जिसके अंदर जो वेन्स होंगी वो स्वेलो हो जाएंगी, एनलार्ज हो जाएंगी, अपने साइज से बढ़ जाती हैं, और क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जो वेन्स होती हैं वो कई बार क्या होती है, ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो देखी जाती है। तो अगर जो ईसोफेजियल वेरिसिस की कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में जो नर्स है वो क्या मेजर करेगी, वो रिकॉग्नाइज करेगी कि जो पेशेंट है उसको हेमरेज तो नहीं है, कि जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है वो तो नहीं है, तो रिकॉग्नाइज द हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट ए नर्स मस्ट अंश्योर व्हेन द बेबी हेड कम्स आउट इज, कि जैसे ही बेबी का हेड बाहर आता है कि तो नर्स है वो क्या इंश्योर करती है, जो सबसे पहली चीज़ है वो देखती है, वो क्या देखती है। ऑप्शन है द कोर्ड इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, द कोर्ड इज इंटैक्ट, नो पार्ट ऑफ द कोर्ड इज एनसर्कलिंग द बेबीज नेक, द कोर्ड इज स्टिल पल्सेटिंग। तो जैसे ही बेबी का जो हेड डिलीवर होता है तो जब कोर्ड को हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो कोर्ड है, जो अम्बिलिकल कोर्ड होती है वो कहीं बच्चे की जो नेक होती है उसके ऊपर एनसर्कल तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे की जो ओढ़नाल होती है वो उसकी जो गर्दन होती है उसके चारों तरफ लिपट जाती है, ठीक है, एक सर्कल बना लेती है। तो हमें सबसे पहले जो कोर्ड होती है उसकी एनसर्कलिंग को देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फ्लैंक्सिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज। जो फ्लैंक्सिंग होता है वो कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस, रिकेट्स एंड क्वाशियोरकर। तो जो फ्लैंक्सिंग होता है वो बेसिकली जो फ्लैंक साइन होगा वो क्या होगा, कौन सी ऐसी डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है क्वाशियोरकर का, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो डिजीज़ कंडीशंस देखी जाती हैं, वन इज़ क्वाशियोरकर एंड वन इज़ मरासमस। तो जो क्वाशियोरकर होती है उसके अंदर जो फ्लैंक साइन होता है वो देखा जाता है। फ्लैंक साइन होता क्या है, चेंज इन हेयर कलर इन विच द हेयर बिकम्स डिसकलर्ड इन ए बैंड परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्ग एक्सिस, कि जो हेयर कलर होता है उसका जो हेयर होता है उसका जो कलर है वो डिसकलर्ड हो जाता है, जो कलर है वो हट जाता है। बेसिकली कब देखा जाता है, दिस इज सीन इन द क्वाशियोरकर एंड इट इंडिकेट ए पीरियड ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन। क्वाशियोरकर की कंडीशन में देखा जाता है, और शो क्या करता है ये कि जो बच्चा है या इवन जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है कि वो सीवियरली माल नरिश्ड है, ठीक है। होगा क्या कि जो कलर है उसकी डिस्कलरेशन देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, कि जब टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर
जो नर्सिंग इंटरवेंशन, जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रिवेंट इंजरी, मेंटेन पेशेंट एयरवे, रिस्ट्रेन द प्रेजेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो जो टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सीजर ही क्या होता है। तो सीजर बेसिकली क्या होता है कि जो दौरा पड़ना होता है, ठीक है, दौरा होता है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो क्या बेहोशी जैसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। जो टोनिक क्लोनिक सीजर है वो बेसिकली जब पेशेंट को, जस्ट ए मिनट, यह की बात बनी। की बात हुई। की बात हुई। यह की बनी मेरा गला।
एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टोनिक क्लोनिक सीजर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, कि जो टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं उसके अंदर जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रिवेंट इंजरी, मेंटेन पेटेंट एयरवे, रिस्ट्रेन द प्रेजेंट एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि जो टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं कि जैसी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पेशेंट है उसको दौरा आ जाएगा और उसके अंदर जो जर्किंग मूवमेंट है एंड जो मसल स्टिफनेस है वो देखी जाती है। ठीक है, कब होता है ऐसा? बेसिकली जो टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं वो जिस पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, जो ईसीटी दी जाती है, उसके अंदर जो सीजर्स देखे जाते हैं वो बेसिकली टोनिक क्लोनिक सीजर देखे जाते हैं। होता क्या है इसमें? टोनिक का मतलब तो होता है कि स्टिफनेस ऑफ मसल्स। ठीक है, जो मसल्स होती हैं उसकी स्टिफनेस देखी जाती है कि जो मसल्स है उसकी स्टिफनेस हो जाएगी। एंड जो क्लोनिक होता है उसके अंदर क्या होगा कि जो मसल्स हैं उसकी जर्किंग मूवमेंट देखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है और उसकी जो बॉडी है ऐसे फड़फड़ाती है, तो जर्किंग मूवमेंट्स देखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन है पेशेंट की, तो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि प्रायोरिटी बेस्ड होगा? तो जो पेशेंट है सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो पेशेंट का एयरवे होता है उसको क्लियर रखना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा मेंटेन पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट इज, कि एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है जिसके हमें वाइटल साइंस लेने हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वाइटल साइन लेने होंगे उसकी सीक्वेंस है वो क्या होगी? सबसे पहले हम कौन सा वाइटल साइन लेंगे? ऑप्शंस हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। सेकंड है पल्स, रेस्पिरेशन देन टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, पल्स एंड देन टेम्परेचर, एंड लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन देन टेम्परेचर एंड देन पल्स। तो जो पेशेंट है वो बेसिकली क्या है? न्यूबॉर्न इन्फेंट है जिसके हमें वाइटल साइन लेने हैं। तो सबसे पहले हम जो पेशेंट है, जो बच्चा है हमारा, उसका रेस्पिरेशन चेक करते हैं, देन उसकी जो पल्स रेट है, उसके बाद में जब हम उसका बॉडी टेम्परेचर है उसको चेक करते हैं। तो राइट सीक्वेंस क्या होगी? रेस्पिरेशन देन पल्स देन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A patient has adequate speech amount but content provide little information that patient is suffering from। क्या है कि पेशेंट है वो एडिक्वेट अमाउंट में स्पीच कर रहा है, बोल तो वो एडिक्वेट अमाउंट में रहा है, बट क्या है, जस्ट ए मिनट, क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। कि पेशेंट बोल तो बहुत रहा है बट जो इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट से मिलनी चाहिए वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे सफ़र कर रहा है? ऑप्शन है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, इकोलेलिया, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ एंड म्यूटिज्म। होता क्या है बेसिकली कि पॉवर्टी ऑफ स्पीच तो हम नहीं बोलेंगे, कि हमें क्वेश्चन में एडुकेटली बताया गया है कि जो पेशेंट है वो एडिक्वेट स्पीच है, बोल तो वो प्रॉपर तरीके से रहा है, बट क्या है जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, कम इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होगा कि पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ होंगे, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पा रहा है, तो उसके जो प्रॉपर आइडियाज़ हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या होगा? पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द मम्प्स इन मेल, कि जो मम्प्स होती है मेल्स के अंदर कौन सी ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जो क्योज कर सकती है? ऑप्शन है वीकनेस एंड फटीग, स्टेरिलिटी,
ईयरएक एंड मेनिंजाइटिस। तो जो मम्स होती हैं वो बेसिकली मेल्स के अंदर क्या क्योज कर सकती है? सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन मेल के अंदर मम्स की वजह से क्या होगी? वो होगी स्टेरिलिटी। ठीक है, क्या होता है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल क्या चाइल्ड, कि एक बच्चा है उसको वो पैदा करने की जो क्षमता होती है मेल के अंदर वो उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो इनएबल हो जाता है। ठीक है, होता किसकी वजह से है? मेल है, मम्स जो कंडीशन है वो क्योज कर सकती है, दैट इज स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी में क्योज, कि अगर जो लेड होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो बेसिकली क्या क्योज कर सकता है? ऑप्शन है वीकनिंग ऑफ बोन्स, एल्बिनिज्म, वीकनिंग ऑफ नर्व्स एंड थैलासीमिया। तो क्या होगा? अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है लीड का तो वो क्योज कर सकता है कि जो नर्व है उनकी वीकनेस करवा सकता है, वीकनिंग ऑफ नर्व्स। जो थैलासीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जो कि ब्लड से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो हीमोग्लोबिन है, वो प्रॉपर तरीके से जो हीमोग्लोबिन होगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं थैलासीमिया। एल्बिनिज्म क्या होता है? जिसके अंदर जो क्या होगा, आपने देखा होगा कई लोगों की बॉडी के ऊपर वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, उनकी जो स्किन है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, तो एल्बिनिज्म हो जाता है। ये भी एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, लेकिन जो लिड है उसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा? वीकनिंग ऑफ नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप ऑफ ए प्ले इन ए टोडलर इज, कि कोई बच्चा है जो कि टोडलर है, तो उसके अंदर जो खेलने का जो तरीका है वो बेसिकली कैसा देखा जाएगा? ऑप्शन है सोलिटरी, अकेला खेलेगा, पैरेलल प्ले, कोऑपरेटिव एंड एसोसिएटिव। तो जो टोडलर होगा वो बेसिकली कौन सा प्ले करेगा? वो प्ले करेगा पैरेलल प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव, कि कौन सा ऐसा लीडरशिप का स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है? ऑप्शन है लेजर फेयर लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। होता क्या है जी? ऑटोक्रेटिक में बेसिकली क्या होता है कि जो बॉस है उसी की चलेगी, बाकी किसी को कोई राइट नहीं है कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि डिसीजन लेने का तो हक सिर्फ क्या है, एक बंदे के पास है, बट बाकी जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपना ओपिनियन है वो दे सकते हैं। तो लीडरशिप का जो सबसे इफेक्टिव स्टाइल माना जाता है दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।